गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, कल की जो हमारी क्लास थी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की थी, आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर कर दिए थे कि इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, समझ रहे हो, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। पूरी तरह से कल एक चैप्टर को हम क्लियर कर दिए थे और मुझे भी ये लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आपका कमेंट हम देखे, किसी को कोई डाउट नहीं था। समझ रहे हो, आज की भी जो क्लास है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये गृह प्रबंध की प्रक्रिया है क्या, कितने चरणों से हम गुजरते हैं तब जाके हमारा जो मैनेजमेंट है सक्सेस होता है। समझ रहे हो ना? तो आइए हम देखते हैं कि गृह प्रबंध की प्रक्रिया है क्या। देखो, गृह प्रबंध की जो प्रक्रिया है, निकिल और डार्सी की परिभाषा को देखिए, बहुत ही अच्छे तरह से आपको डिफाइन कर दिए हैं। समझ रहे हो ना? जैसे कि इन्होंने क्या बताया है, पहले तो इसको समझ लो कि हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक व्यवस्था करना सीखता है, एक सिस्टम करना सीखता है ना। कोई भी अपने काम को सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहता है, उसके लिए वह किसी न किसी रूप में अपने साधनों का प्रयोग करता है और उसी साधनों का प्रयोग करके अपने मैनेजमेंट को सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास करता है। निकिल और डार्सी भी उसी चीज को आपको समझा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो परिवार के पास उपलब्ध संसाधन होता है, चाहे वह मानवीय हो या वह अमानवीय हो, चाहे वह मानवीय हो या अमानवीय हो, उसका उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन के द्वारा जब अपने इस प्रबंध को सिस्टमेटिक ढंग से बनाता है, उसी को हम प्रबंध की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया इनकी परिभाषा? इसको थोड़ा लर्न कर लीजिएगा कि इन्होंने क्या कहा है, जबकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है इनके यहाँ से डेफिनेट, बस इन्होंने समझाया है कि प्रबंध प्रक्रिया है क्या। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, गृह प्रबंध प्रक्रिया के चरण। गृह प्रबंध को बनाने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। समझ पा रहे हो ना? आराम आराम से समझिए, चीजों को क्लियर करिए। शब्दों के अंदर बहुत सारे शब्द, एक शब्द के अंदर बहुत सारी चीज समाहित होती हैं, तो शब्दों को तोड़ना सीखिए। देखिए, अगर जब हम चरण की बात करेंगे, गृह प्रबंध प्रक्रिया के जब स्टेप की बात आएगी, तो इस स्टेप को कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझाया है कि नहीं, हम इतने ही स्टेप को लेकर चलेंगे तो मेरा मैनेजमेंट सक्सेस हो जाएगा। कोई कहा कि नहीं, 4-10, कम से कम 10 चीजों को चाहिए। समझ रहे हो ना? कम से कम 10-12 चीजों को लेकर चलेंगे तब होगा। किसी ने कहा कि 3 ही में संपन्न हो जाएगा। तो ये सारी बातें होती हैं इसके स्टेप को लेकर। समझ रहे हो ना? देखो, पहला ही है आपका, निकिल और डार्सी कहे हैं कि 4 स्टेप को जब हम लागू करेंगे, 4 कदम जब हम चलेंगे, तब हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा प्रोसेस क्या होगा? पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। क्लियर है? कौन कौन सा? पहले हम किसी भी चीज के लिए प्लान करेंगे। कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। उसको अगर 1-2 लोगों से नहीं हो पाता है तो बहुत सारे सदस्यों को वहां हम जोड़ेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। उसके बाद अगर इसमें कहीं कुछ सिस्टम से बाहर हो रहा है, कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंट्रोल लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा मैनेजमेंट सिस्टमेटिक ढंग से संपन्न हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई, यानी हम परिणामों की जांच करेंगे। तो ये जब 4 प्रक्रिया हमारे सामने आ जाएगी, इसको लेकर जब हम करेंगे तो हमारा मैनेजमेंट क्या होगा? पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। ये किसने कहा है? निकिल और डार्सी ने। ध्यान दीजिएगा, बस यही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ये चारों किसके अंतर्गत है, कौन 4 दिया है, कौन 3 दिया है, कौन 10 दिया है, कौन 5 दिया है, कौन 8 दिया है।
इसको याद रखना है आपको, आराम आराम से समझते चलिएगा। अब देखिए, तब ग्रास और कैंडल ने क्या कहा कि प्रबंध प्रक्रिया के 3 ही चरण जब हम लागू कर देंगे तो हमारा प्रबंध क्या हो जाएगा, सुचारू रूप से चलने लगेगा। आई बात समझ में? इन्होंने क्या कहा कि बस एक मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक ढंग से बनाने के लिए 3 चरणों से गुजरना है। किन किन चरणों से? पहला हमारा प्लानिंग हो गया, दूसरा नियंत्रण हो कंट्रोलिंग हो गया, और तीसरा क्या हो गया, एवेल्युएशन हो गया। समझ पा रहे हो? पहले हम क्या करेंगे, प्लान कर लेंगे, प्लान में जब इधर उधर की बातें आएंगी वहां पे कंट्रोलिंग कर लेंगे, स्थिति हमारे कंट्रोल में जब हो जाएगी तो हम कार्यक्रम को सफल बना लेंगे, फिर हम मूल्यांकन करके देख लेंगे कि हमारा कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। आई बात समझ में? यहाँ तक की बातें क्लियर है? समझ रहे हो? देखो एक यहाँ पे इमेज है, इसको भी समझ लो। एक ग्रास और कैंडल का मत समझिएगा कि इमेज है, ये अलग से ऐसे एक इमेज है। इसमें भी देखो हम क्या करते हैं, पहले में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में क्या करते हैं, देखो डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसी प्लानिंग में ढेर सारी हमारे निर्णयों की श्रृंखला होती है कि हम ये काम करें कि ये काम करें, क्या करें कि क्या ना करें। तो ये पहला जो प्लानिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ एक निर्णय खत्म नहीं होता कि दूसरा लेना पड़ता है। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके बाद अगर हमारे मैनेजमेंट में कार्यभार नहीं संभल पा रहा है तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। सबके सहयोग से हम सारी एक्टिविटीज को संपन्न करते हैं, सारे क्रियाकलाप को कराते हैं और हमारा मैनेजमेंट सफल होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें भी ऑर्गेनाइजिंग में एक लीडर होता है, पूरा मैनेजिंग का काम करता है कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। एक निरीक्षण करता होता है, देखता रहता है कि सारे सदस्यों को जो हम काम दिए हैं वो सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। तो कभी कभी यहाँ पे उसको लीडिंग बोल देते हैं, लीडिंग ऑफ मैनेजमेंट बोल देते हैं। समझ रहे हो ना? अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये लीडर रहेगा जैसा वो कहता है वैसे लोग करते हैं, स्थितियां कंट्रोल में आ जाती हैं। अब यहाँ उस चीज को हम क्या कह देते हैं, मॉनिटरिंग करना कह देते हैं। कंट्रोल में जब आ गई तो वही क्या हुआ, मॉनिटरिंग करना, मूल्यांकन करना कहते हैं। आ गया समझ में? इतना यहाँ तक समझ लिए हो? एनी डाउट? नो डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गृह प्रबंध के चरण। अब चरण में देखोगे तो उसके अंदर से क्वेश्चन बनता है कि यह कौन सा चरण है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है। समझ पा रहे हो ना? अब हम देखते हैं कि आयोजन के अंतर्गत कितनी बातों को हमको ध्यान में रखना है, नियंत्रण के अंतर्गत कितनी बातों को ध्यान में रखना है, कंट्रोलिंग के अंतर्गत कितनी बातों को ध्यान में रखना है, और मूल्यांकन के अंतर्गत कितनी बातों को ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो रही है ना? देखिए अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हो। आयोजन क्या है? आयोजन प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। पूछता है कि आयोजन कौन सा चरण है, तो प्रथम चरण है। सबसे ज्यादा निर्णय कहाँ लेना पड़ता है, तो आयोजन में लेना पड़ता है। सबसे अधिक निर्णय यहीं लेना पड़ता है। समझ रहे हो ना? पारिवारिक मांग के संदर्भ में यह आयोजन हम करते हैं। जैसा हमारा परिवार का डिमांड होता है वैसा ही तो हम शेड्यूल बनाते हैं, वैसा ही तो हम कार्यक्रम का नियोजन करते हैं। आई बात समझ में? तो पारिवारिक मांग के संदर्भ में यह होता है, यह लक्ष्य का निर्धारण भी करता है और नियंत्रण भी करता है। क्यों, कैसे नियंत्रण यहीं पे कर लेता है? जैसे मान लो आप कोई लिस्ट बना रहे हो, आपका कोई कार्यक्रम बनाए हो, घर पे कोई बर्थडे पार्टी है, कोई भी एक अरेंजमेंट किसी भी फंक्शन का किए हो, तो उसमें क्या करते हो, लिस्ट बनाते हो। जब देखते हो कि आवश्यकता से अधिक बजट जा रहा है, अब वहीं पे क्या कर लेते हो, नियंत्रण कर लेते हो। तो प्लान में हमेशा नियंत्रण समाहित रहता है, ठीक ना? यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह आयोजन से पहले एवं बाद की प्रक्रिया है। थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगा लीजिए कि क्यों आयोजन को कह रहा है, कि आयोजन को ही कह रहा है कि यह आयोजन से पहले की प्रक्रिया और बाद की प्रक्रिया है। इसका मतलब समझ रहे हो? यह आयोजन जो होता है
पहले हम एक मेंटली प्रोसेस करते रहते हैं कि अब तो ये फंक्शन है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहले ही हम क्या करते हैं, एक सूचना अपने अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। तो आयोजन के पहले हो गया, और बाद में आयोजन जब करते हैं तो ये देखते हैं कि कहाँ क्या डिसबैलेंस होता है, तब जाके हमारा आयोजन सही बनता है, तब जाके हमारा आयोजन क्रियान्वित कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है, और तब क्रियान्वयन आता है। समझ रहे हो ना। तो अब इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह आयोजन से पहले और बाद की प्रक्रिया होती है। क्लियर है ना। यह सभी व्यवस्थापन कार्यों का आधार होता है। जैसा प्रोग्राम बनाओगे, जैसा शेड्यूल बनाओगे, वैसा ही आगे का प्रोसेस आपका जो जितना भी प्रोसेस है वो होता जाएगा। यानी यही तो बेस है, इसी पर तो मेरा कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एवेल्युएशन सब टिका हुआ है। तो आधार हो गया ना, इसी पर जब खड़े होगे तभी तो आगे वाली सीढ़ी जब मिलती रहेगी आपको। नेक्स्ट आपका है, हम कहाँ हैं और कहाँ जाने वाले हैं। इन दोनों के बीच का यह कड़ी का काम करता है, एक पुल का काम करता है। यही बताता है कि हमें कितना बजट लेकर चलना है और कितने में ही हमको सारे कार्यों को संपन्न करना है। यानी हम कहाँ हैं, यानी मेरे पास पैसा कितना है, और कहाँ जाना है, कितना हमें खर्च करना है। आई बात समझ में। यह प्लान ही है जो बताता है, इन दोनों के बीच हमें बांध के रखता है, ये डिसबैलेंस नहीं होने देता है। नेक्स्ट है क्या, यह राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी है। सब हर जगह आपको प्लान दिखाई देगा। ये राष्ट्र स्तर पर भी प्लान किया जाता है, विश्व स्तर पर भी प्लान किया जाता है, पारिवारिक स्तर पर भी प्लान होता है। हर जगह विद्यमान है हमारा प्लान। आई बात समझ में। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी हम देते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, नोट कर लिया करिए, उसको नोट्स बनाइए, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हम पीडीएफ सेंड कर देंगे तो आप इसी को अपने से नोट्स बनाना सीखिए। समझ रहे हो ना। किताबों को ले लीजिए, जो यहाँ है वो यहाँ से लीजिए, जो नहीं है वो किताबों से उसको ऐड करके आप नोट बनाते रहिए, ठीक ना। पूछ रहे थे ना कि नोट्स कैसे बनाएं, तो इसको भी समझ लीजिएगा आप। देख लो कि अब यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है आपका कि प्रोसेस प्लानिंग का है, कि हम प्रोसेस प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हम कोई भी एक मैकेनिकल टूल रखते हैं, कोई भी समझ लो, उसके बाद शेड्यूल बनाते हैं, उसका डिजाइन बनाते हैं, प्रारूप बनाते हैं, तब जाके वो सक्सेस होता है। क्लियर है ना। इतनी बातें यहाँ क्लियर है, एनी डाउट। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन। अब देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कितनी बातें आ रही हैं, ठीक ना। ये देखिए ही ऑर्गेनाइजेशन है। एक गृहिणी जो है अपने कामों को अकेले नहीं कर पा रही है, तो अपने बच्चों का हेल्प ले रही है, अपने हस्बैंड का हेल्प ले रही है ना। यही कहीं ना कहीं आपका यही संगठन है, ठीक ना। यही संगठन है। इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि संगठन कहाँ से आ जाता है, ठीक। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, पहले तो ध्यान दीजिएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब एक साथ काम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संगठन कहते हैं। देख रहे हो ना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि संबंधों की स्पष्ट व्याख्या करता है। संबंध का स्पष्ट व्याख्या यहाँ पे होता है कि कौन क्या काम कर ले रहा है। अब कौन क्या जैसा जो काम करता है वैसा उसका पहचान बनता है। समझ रहे हो ना। तो यहीं पे संबंध की स्पष्ट व्याख्या होती है। क्लियर है। इसमें श्रम विभाजन होता है, कहीं ना कहीं श्रम ही तो विभाजन हो रहा है। देख रहे हो, जिसके लायक जो काम है एक गृहिणी दे दी है, श्रम का बंटवारा कर दी है, काम इजी वे में हो रहा है, पूरा इसका मैनेजमेंट क्या होगा, सिस्टमेटिक ढंग से होगा। आई बात क्लियर समझ में। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें किसी के नेतृत्व के अंदर कार्य होता है। एक मॉनिटरिंग करने के लिए एक व्यक्ति रहता है कि जितना हम कार्यों का विभाजन किए हैं, सबको डिपार्टमेंट में जैसा जैसा काम दिए हैं, क्या वो काम कोई कर रहा है कि नहीं। ये हर स्तर पर देखने को मिलता है। आपको प्रशासन स्तर पर भी देखने को मिलेगा और पारिवारिक स्तर पर भी देखने को मिलेगा। देखते हो ना, एक काम कैसे सरकार ही संभाल लेती है, नहीं ना, मंत्रियों में बंटवारा करती है ना, कार्यों का विभाजन करती है ना, बार बार उसका निरीक्षण होता रहता है ना। इसी चीज को वो बता रहा है।
नेक्स्ट है आपका साधन के रूप में यह होता है, साध्य ये नहीं है। साध्य और साधन में अंतर ये समझ लीजिए कि साध्य वह चीज है जिसको हम पाना चाहते हैं, जैसे हमारा जो लक्ष्य है वह साध्य है, और साधन जो जो उपयोग करके हम लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं वो साधन है। तो हमारा जो ये चरण है, ये जो हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये साधन ही तो है। इसके माध्यम से ही तो हम अपने इस प्रक्रिया के माध्यम से ही तो मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं। आई बात समझ में? कार्यों का सामूहिकरण है। कार्य क्या होता है? समूहों में होता है, समूहों में बांटकर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका क्रियान्वयन में सुविधा होती है, कार्य करने में सुविधा होती है। एक गृहिणी अकेले कामों को नहीं संभाल सकती, समझ पा रहे हो ना। अगर आपको हम ढेर सारा काम दे दें तो पहले ही सोच के बेहोश हो जाओगे कि अरे बाप रे इतना काम मिल गया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्रियान्वयन में कार्य को करने में सुविधा होती है, क्योंकि हर का काम बटा हुआ है, हर का काम सीमित हो गया है, किसी पर कोई लोड नहीं है। संतुष्टि का विभाजन, जब सारे काम हो जाते हैं टाइम टू टाइम, सब लोग संभाल लेते हैं तो सदस्यों में संतुष्टि हो जाती है, जब हमारा मैनेजमेंट सक्सेस हो जाता है। समझ रहे हो ना। पूरी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से अगर मेरा कोई काम हो गया तो सारे घर के परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सब संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने जो भी प्रोग्राम बनाया था, जिसको भी हम लोग क्रियान्वयन किए, बहुत अच्छे से हो गया। समझ पा रहे हो ना, इसी चीज को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण। नियंत्रण को समझ लेते हैं कि नियंत्रण के अंतर्गत कौन सी बातें आ सकती हैं, समझ रहे हो ना। देखो, यही क्वेश्चन बार बार आपको मिलता है यहाँ से कि क्रियान्वयन कहाँ सम्मिलित होता है, क्रियान्वयन कहाँ किस स्टेप में सम्मिलित होता है। तो क्रियान्वयन कहाँ सम्मिलित है? आपके कंट्रोलिंग में। यह योजना को क्रियान्वयन, जब हम बैलेंस कर लेते हैं तभी तो अपना कार्य शुरू करते हैं। जब हम बैलेंस कर लेते हैं, कंट्रोल लगा लेते हैं कि नहीं यहाँ सदस्य ज़्यादा है, यहाँ पैसा कम हो रहा है, यहाँ और सामान की ज़रूरत है, जब ये सारे काम कर लेते हैं तब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो प्रोग्राम शुरू का मतलब कि कार्यों का क्रियान्वयन हो रहा है, ठीक ना। यह संगठन को गति प्रदान करता है। जब हम बैलेंस कर लेते हैं, जब वो लीडर रहता है, कहता है कि नहीं अब सारा काम हमारा बिल्कुल ओके हो गया है, अब सब लोग अपना अपना काम करें, समझ रहे हो ना। तो क्या हुआ? गति प्रदान करता है हमारे संगठन को। इसमें निर्णय लिया जाता है, जब बैलेंस कर लिया जाता है, जब सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं, तब क्या किया जाता है? तुरंत डिसीजन ले लिया जाता है कि नहीं ये बहुत परफेक्ट है, ये आइडिया सबसे सक्सेस होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे निर्णय यहीं पे निर्णय भी लिया जाता है। निर्णय तो वहां भी लिया जाता है, लेकिन वहां अभी पूरी तरह से ऐसा निर्णय नहीं है जो क्रियान्वयन की स्थिति में हो। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो निर्णय लिया जाता है वो क्रियान्वयन की स्थिति में होता है, और योजना को यही निश्चितता प्रदान करता है, यही बताता है कि हमारा जो भी प्लान है बहुत अच्छा बना है, इसी के आधार पर हमें कामों को करना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ क्या है, सब लोग कंट्रोल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये काम ऐसे करिए, ये काम ऐसे करिए। अब हम क्या करेंगे? सारे अपने कामों को यहीं से शुरू कर देंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट है आपका लास्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन में भी पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या कौन कौन सी प्रक्रियाओं से हमको गुजरना पड़ता है, ठीक ना। तो यह क्या है? यह व्यवस्थापन का अंतिम चरण है। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि व्यवस्थापन का पहला चरण कौन है और व्यवस्थापन का अंतिम चरण कौन है। तो कौन है अंतिम चरण? मूल्यांकन, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा कि यही जो मूल्यांकन है पुनः योजना की ओर ले जाता है। जब हम काम को देख लेते हैं, हमारा कोई भी काम सक्सेस हो जाता है, तो देखते हैं कि कहाँ तक सक्सेस हुआ है, क्या कमी है उसमें और क्या सुधारा जा सकता है। तो जब इतनी चीज़ों का हम वहीं पे कर लेते हैं, तब क्या फिर से हम प्लानिंग के तहत जाते हैं कि नहीं ये हमारा जो कार्यक्रम था बहुत बेहतर था, ठीक ऐसे ही दूसरा वाला कार्यक्रम होना चाहिए।
समझ रहे हो? तो पुनः क्या हो रहा है, यह पुनः अपनी योजना पर जा रहा है। समझ रहे हो ना? और नियंत्रण की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा कि यह नियंत्रण की अपेक्षा अधिक उपयोग होता है, लेकिन योजना की अपेक्षा कम उपयोग होता है। नियंत्रण तो बैलेंस कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो हर चीजों को देखा जा रहा है ना, निरीक्षण किया जा रहा है, एक एक स्टेप का निरीक्षण किया जा रहा है। तो इसका उपयोग क्या हुआ, नियंत्रण की अपेक्षा अधिक हुआ। लेकिन योजना में तो बहुत ज्यादा कठिनाई वहीं पे होती है, बहुत ज्यादा चेंजिंग होता है, लेकिन यहाँ बहुत चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो उसकी अपेक्षा यहाँ कम उपयोग हो रहा है। इसी में परिणामों की जांच की जाती है कि जो हमारा रिजल्ट है वह बेहतर हुआ है कि नहीं। इसमें व्यवस्थापन की त्रुटियों को सुधारा जाता है, जो भी कमी रहता है, जो हमें ध्यान में नहीं आता है कि इसकी वजह से, अगर लगता है कि इसकी वजह से हमारा कार्यक्रम असफल हुआ है, तो यह त्रुटि को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है अगले प्रोग्राम के लिए। क्लियर है? देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवेल्युएशन किया जा रहा है, सारी क्रियाओं को लोग मिलकर निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? कोई भी अगर किसी को डाउट होता है तो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा कि हर एक शब्द से क्वेश्चन बनने वाला है, हर एक शब्द को हमें क्लियर करना है, ठीक ना? अब देखो, अब हम क्या देखेंगे कि योजना को पूरी तरह से क्लियर करेंगे, एक एक चीज को। पहले योजना को करेंगे, फिर संगठन को करेंगे, फिर कंट्रोलिंग को करेंगे, फिर एवेल्युएशन को करेंगे। समझ रहे हो ना? सबको हमको एक एक चीजों को क्लियर करना है, क्योंकि सबके अंदर से क्वेश्चन बनता है, ठीक ना? अब हम देखेंगे कि नियोजन की क्या परिभाषा है। आज पूरी तरह से आपको नियोजन का स्टेप बताएंगे, नियोजन की विशेषताओं को बताएंगे, ठीक ना? नियोजन में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, नियोजन की जो परिभाषा है निकिल और डार्सी का है। इन्होंने क्या कहा है कि नियोजन क्या है, प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है। कौन कहा है, यहीं से पकड़ लीजिएगा कि नियोजन को प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण कौन कहा है, तो निकिल और डार्सी ने कहा है। इसके अंतर्गत क्या होती है, निर्णयों की विस्तृत श्रेणी होती है। एक निर्णय खत्म नहीं होते हैं कि ये नहीं करें, कि वो नहीं करें, नहीं ये नहीं यही कर लें। तो यहाँ पे निर्णयों की क्या होती है, श्रृंखला होती है, ठीक। विस्तृत श्रेणी होती है जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित मांग के संदर्भ में लिया जाता है, ठीक ना? ये ध्यान रखिए, क्या कह रहे हैं कि जो हमारे परिवार की क्रियाएं हैं वह दिन पर दिन क्या होता है, जैसा हमारा डिमांड होता है वैसे हमारे साधन भी बन रहे हैं। जितनी हमारी गृहिणियां बिजी होती जा रही हैं, उतने नए नए उपकरण का आविष्कार होता जा रहा है। इसी को कहते हैं कि जैसा आप डिमांड करते हो वैसा साधन आपको मिल रहा है। इसी को बता रहा है कि परिवर्तित मांग के अनुसार क्या मिल रहा है, आपके साधन मिल रहे हैं, जिसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो। आप एक वन बाय वन स्टेप से गुजर कर अपने प्रबंध को सक्सेस कर रहे हो ना? किसके माध्यम से, इन्हीं साधनों के माध्यम से। क्लियर है ना? इनका क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस ये आपसे पूछ सकता है कि ये जो क्वेश्चन है कि पहला चरण कौन है, नियोजन मतलब पहला चरण कौन है प्रबंध प्रक्रिया का, किसने कहा है कि नियोजन पहला चरण है, क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक ना? तो इसको डिफिनेशन नहीं याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है। ये कौन कहा है, निकिल और डार्सी ने कहा है, ठीक ना? नेक्स्ट आपका है नियोजन की विशेषताएं। नियोजन के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं आपको, ठीक ना? ध्यान रखिएगा कि नियोजन में पहले ही उद्देश्य और लक्ष्यों पर आधारित होता है। जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक ना? हमारा लक्ष्य क्या है, हम बर्थडे के लिए बना रहे हैं, जो भी आप शेड्यूल बना रहे हैं, कि हम एक घर में कोई और फंक्शन है बना रहे हैं, कि कोई फेस्टिवल है उसके लिए बना रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो हमेशा लक्ष्य है, और यही लक्ष्य जैसा होता है वैसे हमारा उद्देश्य हो जाता है,
तब जाके हम कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं। ठीक ना। नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक नहीं खत्म होता है कोई प्लान तो फिर दूसरा प्लान आ जाता है, तो ये हमेशा चलता रहता है। एक प्लान को सुबह से लेके हम शाम तक खत्म किए तो कल फिर दूसरा प्लान तैयार हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जो हम प्रोग्राम बना दिए हैं उसमें कोई परिवर्तन ना हो। कल कोई आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, कहीं सडनली हमको जाना पड़, मान लो कहीं आप प्लान बना लिए हो कि इतना हमको कल काम करना है, कल कहीं इमरजेंसी में आपको जाना पड़ गया तो क्या करोगे? उसको फ्लेक्सिबल बनाओगे ना, जो कल का काम रखे उसको परसों ले जाओगे, तो हुआ ना फ्लेक्सिबल। तो इसमें क्या होता है, नियोजन में लोचमयता, फ्लेक्सिबिलिटी और परिवर्तनशीलता दोनों दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका है नियोजन एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। आप सब लोग जान रहे हो कि यह कैसा प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। हम एक मानसिक प्रक्रिया द्वारा ही, जैसा हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड रहता है उसी तरह हम क्या बनाते हैं, उसी तरह एक कार्यक्रम बनाते हैं। सबके बस की बात ये नहीं होती है। ठीक ना, कि हर एक कोई भी किसी को आप दे दो कि एक कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आप चलाने के लिए एक प्लान बना दीजिए तो सब लोग बना देंगे, सबके बस की बात नहीं है। विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में सर्वोत्तम का चयन है। ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे मेरे अंदर विकल्प होते हैं। बहुत इस काम जितना हम लेते हैं शेड्यूल में लिखते हैं कि ये काम है वो काम है, एक नहीं हुआ तो उसका भी विकल्प हम रखते हैं कि चलिए चाय नहीं बनी तो कॉफी बन गई, समझ रहे हो, कॉफी नहीं बनी तो चाय बन गई, तो समझ पा रहे हो ना। तो एक विकल्प का हमेशा ये चयन रखता है, सर्वोत्तम चयन रखता है। एक हमारा कहीं डिसबैलेंस हुआ तो दूसरा तुरंत चुन लेते हैं हम। नेक्स्ट है नियोजन की सर्वव्यापकता। आप जान ही रहे हो कि नियोजन क्या है, सर्वव्यापक है, हर जगह यह मिलता है, हर स्तर पे हमें देखने को मिलता है, परिवार से लेकर राज्य तक सब जगह आपको मिलेगा प्लानिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यह सर्वव्यापक है। एकता, इसमें एकता पाई जाती है। अगर यूनिटी नहीं रहेगी एक कामों में, हमारे कामों में, हमारे शेड्यूल में, तो हमारा नियोजन क्या हो जाएगा, नहीं बन हो पाएगा, हम प्लान ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इसमें यूनिटी भी दिखाई देती है। पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया, जैसा कि मान लो हम पहले काम कर चुके हैं, पहले एक व्यवस्था दे दिए हैं, तो हमको अनुमान हो गया ना कि पिछली बार जो बर्थडे पार्टी थी इसमें इतना खर्च हुआ था, इतने लोग आए थे, हमारा जो सिस्टम था बहुत अच्छे से हुआ था। तो ये क्या हुआ, हमें एक अनुभव मिल गया। अब पहले ही हम अनुमान लगा लेंगे कि इतना खर्च होगा इस बार भी। आई बात समझ में। तो यह क्या होता है, पूर्वानुमान पर आधारित होता है। नियोजन की पारस्परिक निर्भरता होती है। समझ रहे हो ना, एक दूसरे पर निर्भर है। क्या ये चारों जो प्रक्रिया कर रहे हो यह एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक ना। और नियोजन सर्वोपरिता है, सबसे पहले यही किसी को स्थान मिलता है, यानी सबसे पहले यही बनाया जाता है। जैसा यह बनाया जाता है वैसा ही हमारा सारा अन्य जो स्टेप होता है वो होता है। जैसा इसका निर्धारण करोगे वैसा ही आपका ऑर्गेनाइजिंग होगा, वैसा ही कंट्रोलिंग होगा, वैसा ही एवेल्युएशन होगा। क्लियर है, एनी डाउट। नेक्स्ट आपका है नियोजन के मुख्य चरण। देखिए नियोजन के जो मुख्य चरण हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इन चरणों को भी 3 लोग अपने अपने हिसाब से दिए हैं, ठीक ना, कि नियोजन किन किन चरणों से होकर गुजरता है। जो प्लान बना रहे हो ना, इसके भी स्टेप होते हैं, ठीक, इसके भी स्टेप हैं। जैसे पहला है आपका लुइस ए एलन के अनुसार, इन्होंने कितने चरण को परिभाषित किया है, 7 चरण को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लुइस एलन के अनुसार कितने चरण होते हैं, तो 7 चरण होते हैं। अब इन्होंने उस 7 चरणों में क्या कहा है, इन चीजों को भी समझिए। पहले क्या कहा है कि भविष्यवाणी, हम प्लान जब बनाते हैं तो भविष्यवाणी होता, फॉरकास्टिंग होती है कि इतना एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है,
इतना पैसा है तो इतना अच्छा कार्यक्रम बन सकता है। तो जहां सकता है, जहां एक फ्यूचर की बात आती है कि मे बी, तो उसको हम क्या कहते हैं, पहले भविष्यवाणी करते हैं, उसी को भविष्यवाणी के नाम से दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद क्या करते हैं, उद्देश्यों का विकास करते हैं, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, उसके हिसाब से मान लीजिए इतना पैसा है, ये प्रोग्राम है, इतना खर्च होगा। अब कैसा उद्देश्य, कि ऐसा हमारा उद्देश्य रहे कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो जाए, उसी के हिसाब से हम कुछ उद्देश्य बना लेते हैं। जब उद्देश्य हम बना लिए, उसके बाद क्या करते हैं, तब कार्यक्रम बनाते हैं, तब हमारा प्रोग्राम प्लानिंग होता है, ठीक ना। प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं उस प्रोग्राम का, कि चलो अब मैं दिमाग में है कितना पैसा लगेगा, ऐसा प्रोग्राम होगा। कहते हो ना कि इस बार जो हम फंक्शन कराएंगे सबसे अलग हटके कराएंगे, वही भविष्यवाणी है। समझ रहे हो ना, यही क्या है, यही भविष्यवाणी है। दूसरा कहते हो कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यही उद्देश्य है। समझ रहे हो ना, कि हम ये इन चीजों को लेकर करेंगे, ये उद्देश्य हो गया। और जैसा आप तीन बना लिए दोनों चीज, तो वैसे ही आप एक कार्यक्रम बना रहे हो। यहाँ बात समझ में आई तीनों स्टेप की। चौथे में क्या कर रहे हो, कि समय अनुसूची, कब कौन सा काम करेंगे, समय का निर्धारण कर रहे हो, कि 9 बजे ये करेंगे, 10 बजे वो करेंगे, 12 बजे ये करेंगे, 4 बजे गेस्ट को ये रखेंगे, तो इतने बजे हम स्नैक देंगे, तो इतने बजे उनको लंच देंगे, जो डिनर देंगे, ये सब क्या है, यही आपका समय अनुसूची है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें बजट कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, ये हम देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, क्रियाविधि स्टार्ट कर देंगे करना, क्रियान्वयन स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हो ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीति का विकास करेंगे। जैसा हम बनाए रहेंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे, एक नियम बनाकर, ठीक ना। अब हमारा जब ये 7 स्टेप हम लेंगे, तो हमारा मैनेजमेंट क्या होगा, पूरी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से, एक अच्छा सुचारू ढंग से चल के वो बन जाएगा, हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। सफल हो गया तो हमारा क्या हुआ, हमारा कहेंगे कि इनका प्रबंध बड़ा अच्छा था, इनका जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी व्यवस्था दिए थे। ये आई बात समझ में, यही तो मैनेजमेंट है। इतना क्लियर हो गया। ये किसके अनुसार था, लुइस ए एलन के अनुसार। कितने चरण दिए हैं, 7। कौन कौन से, तो इतने याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है। ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार, ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार जो है हम यहाँ बताते हैं आपको, ठीक ना। यहाँ थोड़ा सा छूट गया है। ये जो है आपका इतना, ये जो देख रहे हो ना, ये इनका है कुंज एवं ओडेनल, ओडेनल के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। पहले हम ग्रास एवं क्रैंडल की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि नियोजन में व्यक्तिगत निर्णयों की श्रृंखला होती है, यानी पर्सनल, ठीक ना। पर्सनल निर्णय इतने होते हैं कि लेते लेते परेशान हो जाते हैं लोग, और वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि नियोजन में पर्सनल जो आपका निर्णय होता है, बहुत पूरी तरह से एक कभी खत्म नहीं होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, यानी पर्सनल निर्णयों की श्रृंखला होती है और वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके अनुसार 5 चरण हैं, ठीक ना। ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार 5 चरण हैं। पहला कौन सा है, इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करने के लिए समस्या को परिभाषित करेंगे, ठीक ना। समस्या को परिभाषित करेंगे, परिभाषित करना, ठीक। जब समस्या परिभाषित हो गई तो क्या करेंगे, विकल्पों को ढूंढेंगे कि कितने विकल्प इसके हो सकते हैं। विकल्पों को ढूंढना, हर जगह से क्वेश्चन मिलेगा आपको,
विकल्पों को ढूंढना। ठीक, समस्या मिल गई, हमारे पास विकल्प हम ले लिए। अब क्या करेंगे कि कल्पना के द्वारा प्रत्येक विकल्प को उसके हल के साथ देखना। ठीक ना, कल्पना करना, कल्पना के द्वारा, कल्पना के द्वारा, कल्पना का मतलब ये समझ लीजिएगा कि एक आप इमेज बना रहे हो कि कल्पना के द्वारा विकल्पों को उसके हल के साथ देखना, विकल्पों को उसके हल के साथ, हल के साथ देखना। हल के साथ देखना यानी आप कल्पना कर रहे हो कि ये भी विकल्प हो सकता है, नहीं इससे बेहतर और विकल्प हो सकता है। ठीक ना, अब उसमें से क्या करेंगे, हम उपर्युक्त संभावित हल का चयन कर लेंगे। उपर्युक्त संभावित हल का चयन करना, चयन करना। ठीक ना, अब जब हम चयन कर लेंगे तब उसके बाद क्या करेंगे, उत्तरदायित्व को सौंपेंगे। यहाँ पे आपका दे देता है कि किसके बाद क्या है, क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेट में तो हम अक्सर ये देता है, उत्तरदायित्व को सौंपना। ध्यान रखिएगा, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक ना, नियोजन के स्टेप को पढ़ रहे हो कि एक प्लान करते हो तो उसके कौन कौन से चरण होते हैं। ठीक ना, तो अगर प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे कि समस्या को परिभाषित करोगे। समस्या को क्या करोगे, परिभाषित करोगे कि हमारी समस्या क्या है, तभी तो एक प्लान बनाओगे आप, तभी ना एक प्लान बनाओगे। क्या करोगे, तभी तो प्लान बनाओगे। जब समस्या को परिभाषित ही नहीं रहेगी कि हमारी समस्या, हमारा प्रोग्राम क्या है, उसमें हमारी जरूरत क्या है, यही तो समस्या है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हम क्या करेंगे कि पहले अपनी प्रॉब्लम को जानेंगे, यानी अपना जो काम है जो पहले उसको जानेंगे कि हमको करना क्या है। विकल्पों को ढूंढना, इसमें कौन कौन से विकल्प बेहतर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे विकल्प होते हैं हमारे पास। तो विकल्प को ढूंढेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो हम विकल्प दे रहे हैं, ठीक ना, जो हम विकल्प ले रहे हैं क्या वह सही होगा, ये लिख के नहीं, एक इमेज बना रहे हैं कि क्या वह बेहतर है, उसके हल अगर हम सल्यूशन ढूंढे तो क्या इसका विकल्प निकल सकता है। समझ रहे हो। फिर अब क्या करेंगे, उपर्युक्त संभावित हल का देखेंगे कि समस्या जैसी है, नहीं यह विकल्प अच्छा नहीं है, यह विकल्प उसके लिए बहुत बेहतर है। तब हम क्या करेंगे, उसको चयन कर लेंगे। तब जाके हम क्या करेंगे, उत्तरदायित्व को सौंपेंगे कि लो प्लान करो, अब सही है। ठीक ना, ये चरण है पूरी तरह से। तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाती है सारे कामों को करने के लिए। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। क्लियर है, ये बातें क्लियर है। ये किसका है, ये ग्रास एवं क्रैंडल का है। अब चलते हैं कि कुंट्ज एवं ओडोनेल ने कितने चरण को बताए हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। इनके अनुसार जो पहला चरण है, नियोजन का जो पहला स्टेप है, ये क्या कह रहे हैं कि उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करना। कभी भी प्लान हम जब बनाते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, यानी हमारा प्रोग्राम क्या है, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। समझ रहे हो ना, बताए है ना, ये सिखाता है कि हमें कहाँ और कब जाना है। तो ये लक्ष्यों का निर्धारण पहले हम कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सूचनाओं का संकलन। एक आपको एक दिमाग में डाल लो कि मेरे घर में एक विवाह है, किसी की शादी है, उसी के लिए हम प्लान कर रहे हैं। तब आपको याद होगा, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप इस चीज से गुजरते हो, ये आप करते हो, इसलिए अगर बेहतर से समझोगे तभी क्वेश्चन को कर पाओगे। अब मान लो कि आपके घर में विवाह है, विवाह क्या हो गया, लक्ष्य हो गया, उद्देश्य क्या हो गया, हम अच्छे से हमको करना है। ठीक ना,
कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहला क्लियर है। दूसरे में क्या कर रहे हो, सूचनाओं का संकलन। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, अब साड़ी में नहीं जयमाल होगा, लहंगे में होगा, ट्रेंड बदल गया। अब लोग बैठ के खाना नहीं खाएंगे, बफे सिस्टम से खाएंगे, ट्रेंड बदल गया। हमने क्या कर लिया, सूचनाओं को इतना कलेक्शन कर लिया, सूचनाओं का कलेक्शन कर लिया कि पूछिए मत। तो उसका विश्लेषण करेंगे कि हमारे बजट में क्या क्या है, ठीक ना। अगर हम जितना प्लान बना ले रहे हैं वो हमारे बजट में है कि नहीं, समझ पा रहे हो। अब बजट हम बना लेते हैं, बजट बना लिए, विश्लेषण कर लिए कि हमारे पास जितनी सूचनाएं हैं वो संकलन किए, विश्लेषण किए कि भाई हम करेंगे तो क्या करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, अब आपको याद हो जाएगा। तीसरे में क्या करेंगे कि नियोजन के आधारों का निर्धारण करेंगे। बेस कि हमारा मूल क्या है, हमारा आधार क्या है, उसी हिसाब से हमको नियोजन करना है ना। लोग कैसे आएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, किस टाइप के लोग हैं, जो हमारा अरेंजमेंट है क्या उनको समझ में आएगा कि नहीं, ये आधार होता है, उसका मूल होता है। आधार का निर्धारण कर लिए। वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। वैकल्पिक, वो बफे सिस्टम नहीं पसंद करते हैं, तो चलिए उनके लिए, वो खड़े होके नहीं खा पाएंगे, तो चलिए उनके लिए हम अलग से चेयर लगवा देते हैं। ये विकल्प हो गया उसका, समझ रहे हो ना। वो ऐसे नहीं खाते, चलिए वो पूरी नहीं खाते, चलिए उनके लिए हम रोटी की व्यवस्था कर दिए, ये विकल्प हो गया। आई बात समझ में। ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से, और चीजों को समझते रहिए। आप समझिए, हम तरीकों का निर्धारण कर लिए, समझ रहे हैं। अब एक विकल्प अपने पास रख लिए, कहने का मतलब ये है। उसके बाद वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, क्या ये उचित रहेगा, जो हमने विकल्प तय किया क्या ये उचित रहेगा। ये देखो, सब आप नियोजन के स्टेप को पढ़ रहे हो, ध्यान रखिएगा, सब नियोजन का स्टेप है। क्या हमने जो विकल्प चुना उसका अपने अंदर मूल्यांकन करोगे कि यह सही है कि नहीं है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। कुंज एवं ओडेनल का है ये, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ूं, एनी कंफ्यूजन। चलिए अब देखिए, 5 समझ लिए, छठा क्या है, कहां तक समझ लिए थे कि हम विकल्प का मूल्यांकन करेंगे। जो हम एक विकल्प दिए हैं ना कि क्या ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्य विधि के सर्वोत्तम तरीके का चयन। अब हम जो प्रोसेस करेंगे, जो प्लान कर रहे हैं, उसमें से सबसे सर्वोत्तम, सबसे बेहतर को ढूंढेंगे हम कि सबसे बेहतर क्या है, कि उनको बुरा भी ना लगे, हमको चेयर भी ना लगवाना पड़े। ऐसा करते हैं कि साइड में एक स्पेशल व्यवस्था कर देते हैं कि जो ऐसे लोग रहेंगे उनके लिए ये व्यवस्था है। आई बात समझ में। अब देखिए, उसके बाद ये भोजन नहीं होता है, फार्मुलेट होता है। एक आपका क्या होता है, योजना का लास्ट तैयार जो करते हैं, मतलब कि योजना का जो हमें कहेंगे कि एकदम फॉर्मेट तैयार कर लिए हैं, तैयार करने के लिए ये फार्मुलेटिंग है, ठीक ना। इसको फार्मुलेटिंग के नाम से जानते हैं, फार्मुलेटिंग, ठीक ना। ध्यान रखिए, फार्मुलेटिंग कहते एक पूरा फॉर्मेट बना देते हैं कि हमको इसी हिसाब से काम करना है। उसके बाद क्या करेंगे, आवश्यक उपयोजनाओं का निर्माण करेंगे। योजना के साथ हमेशा छोटी छोटी उपयोजनाएं सम्मिलित रहती हैं, समझ रहे हो ना। ये ध्यान रखिएगा कि हर योजना के साथ एक छोटी उपयोजना सम्मिलित रहती है कि चलिए सोफा नहीं तो चेयर, ये आपका उपयोजना है, ठीक ना। अब उपयोजना का भी निर्माण कर लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्यक्रम का समय क्रम निर्धारित करेंगे, कितने बजे हमको ये काम करना है, ठीक ना। देख रहे हो ना, अभी सारा सब कहीं काम शुरू नहीं हुआ है, प्लानिंग ही बन रही है। इसी तरह सबका स्टेप है, प्लानिंग का भी है, कंट्रोलिंग का भी है, ऑर्गेनाइजिंग का भी है, एवेल्युएशन का भी है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, कार्यक्रम का समय और क्रम निर्धारित जब कर लेंगे तो क्या करेंगे, परिवार के सदस्यों की सहभागिता लेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजिंग करेंगे,
कि चलो हम काम को करना है, हमको ये काम है, अकेले नहीं हो रहा है, आपका सहयोग चाहिए, यहाँ पे सहयोग कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अनुसरण करते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। इन सब का अनुसरण करते हैं और एक प्लान पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। क्लियर हुआ? सारे स्टेप्स क्लियर किए ना? अब देखिए, इसी को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से भी समझ लीजिए। इस तरह से याद कर लोगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आप ही के लोगों के लिए ऐसे अरेंज कर दिए हैं हम। किसके अनुसार है ये ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार है ये, कुंज एवं ओडेनल के अनुसार है ये, ठीक ना। पहले क्या किए, उन देखो एक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी से चढ़ोगे तो लास्ट तक यहाँ तक कहाँ पहुंचोगे, ठीक ना। उद्देश्य एवं लक्ष्य का निर्धारण करोगे, फिर सूचनाओं का संकलन करोगे, फिर आधार का निर्धारण करोगे, वैकल्पिक तरीकों का चयन करोगे, कार्यविधि के सर्वोत्तम तरीकों का चयन करोगे, योजना तैयार करोगे, फिर योजना के बाद उपयोजना भी एक तैयार रखोगे, उसके बाद कार्यक्रम का समय और क्रम निर्धारण करोगे, उसके बाद कर्मचारियों का सहयोग लोगे या घर के सदस्यों का सहयोग लोगे। अब उसका अनुसरण करके क्या करोगे, अपने पूरे प्लान को बना लोगे। कार्यक्रम का पूरी तरह से आप यहीं पे आपका एक कार्यक्रम पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। किसके लिए, क्रियान्वयन करने के लिए, ठीक ना। इसके आगे की प्रक्रिया तब क्या होगी, तब हम संगठन पे जाएंगे। इसके बाद ये समझ लिए हो ना, क्लियर हो गया है ना। इसीलिए एक विवाह का आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं कि फिर से समझा दूं इसको। पहले किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक उद्देश्य बनाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, ठीक ना, पहले स्टेप में। उसके बाद क्या करते हैं, इसी से संबंधित सारे सूचनाओं का कलेक्शन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि ये ट्रेंड चला है, कौन कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, ठीक। दो चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद उसके मूल का, आधार का निर्धारण करेंगे कि उनके लिए क्या सही रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करेंगे। जितने भी विकल्प हमारे पास है, एक तो चुनेंगे, उसके बाद कई विकल्पों को चयन करेंगे, जो बेहतर विकल्प होता है उसी का हम चयन करते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्यविधि के सर्वोत्तम तरीके को एक चुन लेते हैं, उसके पूरी तरह से आपका एक फॉर्मुलेटिंग सिस्टम बन जाता है, पूरी तरह से एक योजना तैयार हो जाती है रेडी करने के लिए कि योजना आपका बिल्कुल तैयार हो गई है। अब उसके लिए भी छोटी छोटी योजनाएं उसमें इंक्लूड होती हैं, जिससे मिलकर वो बड़ी योजना बनती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्यक्रम का समय एवं क्रम कि किस समय से होगा और किसके बाद क्या होगा, पहले चाय देंगे कि पहले नाश्ता देंगे कि पहले भोजन देंगे, जो भी आप करते हो ना एक क्रम से करते हो, ठीक ना। पहले ही आते क्या करोगे, गेस्ट को थाली लेके पहुंच जाओगे भोजन की, नहीं ना। तो स्टेप बाय स्टेप करते हो ना कि पहले पानी ही दोगे, तब चाय दोगे, तब नाश्ता दोगे, तब आप भोजन कराओगे। ये क्रम होता है, किस समय क्या दोगे ये समय होता है, ठीक ना। अब ये कर लिए। उसके बाद अब क्या होगा, कार्यक्रम इतना लंबा चौड़ा है, चूंकि विवाह का पार्टी हम अरेंज किए हैं तो उसमें एक सदस्य से काम हो नहीं रहा है, विभिन्न कर्मचारियों की सहभागिता उसमें करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। अब उसका अनुपालन जब कर लेंगे तो हमारी योजना बनकर तैयार हो गई। क्लियर है? इतना जितना भी समझाए हैं आज आपको, हमको लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा बहुत आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा कठिन लगेगा कि स्टेप है भाई याद करना पड़ेगा, लेकिन अंदर की बातों को जब समझ लोगे तो कहीं से कोई भी स्टेप आएगा आप तुरंत अरेंज कर लोगे, ठीक ना। अब कल इसके बाद का कौन सा हमारा क्लास हो जाएगा आपका, अभी 3 बचा है, अभी सिर्फ एक पढ़े हो आप, प्लानिंग पढ़े हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ोगे, कंट्रोलिंग पढ़ोगे, एवेल्युएशन पढ़ोगे। तो कल की क्लास में हम लगता है तीनों को हम खत्म कर देंगे, समझ रहे हो ना। और पूरी तरह से हमारा होम मैनेजमेंट का जो पहली यूनिट है, ये कि किसे कहते हैं, किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है,
कितने चरण होते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको एमसीक्यू करा देंगे इससे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, हम ऑर्गेनाइजिंग के साथ और ये कंट्रोलिंग के साथ आपको पूरे अच्छे तरह से डिफाइन कर देंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू।